में चंद्रमा दीपक है, प्रातः काल में सूर्य दीपक है, तीनों लोकों में धर्म दीपक है, और अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ वो मीडिया के दीपक हैं, जो ज्ञान से परिपूर्ण कमल पुष्प पर विराजमान हैं और अपने नाम की सार्थकता को प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ, मैं मंच पर श्री दीपकमल सर, संपादक युवा हरियाणा को आमंत्रित करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इतने सुंदर शब्दों में निमंत्रण देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और उसके बाद जींद विश्वविद्यालय में आने पर अपना एक बार फिर गौरव महसूस करता हूं, और खुद के लिए एक और पल मैं इसको गिनता हूं जब मेरी जो जन्मभूमि है या जहां से मैंने पूरी पढ़ाई अपने स्कूल की थी, वहां के बीच बच्चों के बीच आकर एक बार फिर मैं कोई अपना जितना मैंने काम किया है, जाना है, उसको मैं शेयर कर पाऊँ, इस बात का सौभाग्य मानता हूँ। मैं आज के कार्यक्रम में सबसे पहले वाइस चांसलर सर प्रोफेसर अनपाल सिंह जी, रजिस्ट्रार मैम लवलीना मोहन जी, चेयरपर्सन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सिन्हा जी, और मंजू मैम, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, अशोक कौशिक जी, राजेश जी और महेंद्र जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और आप सभी जो छात्र पत्रकारिता के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं या फिर उससे जुड़े हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज के दिन की, आज के कार्यक्रम की शुभकामनाएं मैं देता हूं। जिस तरीके से विषय आज का हमारे बीच में है कि डिजिटल युग में पत्रकारिता, उस पर मैं अपने खुद के जो पत्रकारिता से जुड़े हुए कार्यकाल है या जितना मैंने काम किया है, उसको पूरा मैंने सोचा कि वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक आया है। आज से ठीक 20 साल पहले यही अप्रैल मई का वक्त था 2004 में, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा था और लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, जैसे कि अब देश में चल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अप्रैल मई 2004 में लोकसभा के चुनाव देश में हो रहे थे, और उस वक्त मैं दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र में अपनी इंटर्नशिप कर रहा था। उससे जस्ट पहले मैंने दिल्ली में YMCA से अपने पत्रकारिता का कोर्स पूरा किया था, और मुझे ध्यान है 1 अप्रैल से और 31 मई तक 2 महीने की मेरी इंटर्नशिप दूरदर्शन केंद्र में थी, और वहां से मैंने पहला एक्सपोजर जो मीडिया का लिया था, उसकी यादें, उस वक्त का काम करने का तरीका मैं याद करता हूँ। और आज के दौर की पत्रकारिता को देखता हूँ तो जो आपके सामने सब्जेक्ट है वो पूरा उसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। उसका मैं आपको उदाहरण दूं, जो स्टूडेंट हैं जो आज के टाइम की जर्नलिज्म देख रहे हैं, एक ही उदाहरण के साथ वो बात आप समझ सकते हैं। हम एक प्रोग्राम प्रोड्यूस करते थे, जिनके पास मैं इंटर्नशिप कर रहा था, त्यागी जी थे। उस प्रोग्राम का नाम था गुड इवनिंग इंडिया। वो हफ्ते में 5 दिन आता था, शाम को 5 बजे, और उन 5 दिन में से 1 दिन के प्रोड्यूसर वो थे। 1 दिन का शो उनको हफ्ते में बनाना होता था, और उनके पास 5-6 लोगों की टीम थी और 2-3 मेरे जैसे इंटर्न थे। तो कोई 7-8 लोग मिलके एक घंटे का प्रोग्राम 1 हफ्ते में 1 बार बनाते थे। और उसके लिए प्रक्रिया क्या रहती थी कि सबसे पहले शुक्रवार को कार्यक्रम उनका जाता था, तो सोमवार को पहले बैठकर उसके विषयों पर चर्चा होती थी, टॉपिक बनते थे। फिर उसकी शाम के वक्त होते होते एक फाइल बनाकर वो भेजते थे अपने सीनियर के पास। तो मंगलवार को वहां से अप्रूव होके आती थी या कुछ करेक्शन के साथ आती थी। उसके बाद फिर शेड्यूल बनाते थे कि उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना है, कहाँ से वीडियो आएंगे, कहाँ पर जाकर शूट करना है, या फिर कौन स्क्रिप्ट लिखेगा, कैसा कौन गेस्ट चाहिए उसके लिए। फिर उसके लिए अगर दिल्ली में शूट करना है तो एक रिक्वेस्ट जाती थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, एक रिक्वेस्ट जाती थी कैमरा सेक्शन को, एक रिक्वेस्ट जाती थी अगर कोई आपको एंकर साथ में ले जाना है या कोई और साधन आपको चाहिए हैं उसके लिए। वो फिर शाम तक कोशिश करते थे कि दिल्ली में ही है तो वापस आ जाए उसी दिन मंजूर होके। और इस तरीके से अलग अलग दिन मिला के, तो आप स्टेप समझिए इसके अंदर कितने ज्यादा हैं। और उसके अंदर इतनी बड़ी टेप रहती थी, इतनी बड़ी टेप में रिकॉर्ड करते थे, और वो लाकर एक जो एडिटिंग सेक्शन है वहां पर पूरा दिन माथापच्ची चलती थी।
उसके बाद कहीं शुक्रवार को 5 बजे टेलीकास्ट होना है तो 4 बजे तक भी भागदौड़ चल रही होती थी कि ये रह गया, ये ठीक से नहीं हुआ, इसकी ड्यूरेशन कम हो गई, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा हो गई, प्रोग्राम लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ये चीजें हो रही है। तो आप जानिए कि 8-10 लोग जो कि अच्छी पूरी सरकारी सेवा में हैं, सारे संसाधन उनको उपलब्ध हैं, वो मिलकर एक हफ्ते में एक कंटेंट बना पाते थे। और वो भले ही वो यूं कहें कि एक शैक्षणिक रूप से या फिर उस वक्त के जो विषय चल रहे हैं उनको छूने वाला रहता होगा, लेकिन जैसी क्वालिटी हम टीवी प्रोडक्शन की या जर्नलिज्म की आज देखते हैं उसके मुकाबले वो कुछ नहीं था। उसके मुकाबले बस वो काम चलाने वाली चीज थी, एक खाना पूर्ति तरीके का काम था। लेकिन मेरे लिए कम से कम एक एक्सपोजर था कि हाँ, ये एक तरीका है, एक माध्यम है, और यहाँ से चीजें, और वहीं से सारी चीजें बदली। मोबाइल जो उस वक्त आए थे नए नए, उसमें SMS चलता था और वो फ्री नहीं होता था। और आज के दौर में तो मुझे लगता है कुछ बच्चे तो SMS को शायद उन्होंने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया हो सकता है कि उनको SMS की कभी जरूरत महसूस भी नहीं होती हो। फिर वहां से जैसे चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुआ, मुझे ध्यान है उसी साल 2004 में NDTV शुरू हुआ था। आज तक उससे 1-2 साल पहले तो शायद 2002 में या 1 में शुरू हुआ था, और बाकी चैनल धीरे धीरे 24 घंटे के होते जा रहे थे। और आज के दिन हम उस दौर में जो एक क्रांति महसूस करते थे, टेलीविजन का नया चैनल आ रहा है, नए एंकर आ रहे हैं, नए तरीके के कार्यक्रम आ रहे हैं, वो क्रांति भी अब कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन के पॉइंट पर है, एक जगह पर है जिसके प्रति आकर्षण लाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब लोगों के पास कंटेंट की इतनी भरमार है, इतने माध्यम है कि उनको कुछ ऐसा देना कि जो यूं कहें कि हमारे पास खबर है और हम सूचना दे रहे हैं, ये काफी नहीं है। अब उनको बहुत वैरायटी भी चाहिए, बहुत सहूलियत भी चाहिए, और कुछ चीजें कम चाहिए, कुछ चीजें जिनमें उनका इंटरेस्ट हो बहुत ज्यादा भी चाहिए। तो जहां तक डिजिटल युग की बात है, मेरे सामने मेरे फील्ड के 2 ऐसे एक्सपर्ट आपके सामने हैं, श्रीवर्धन त्रिवेदी जी और अशोक कौशिक जी, जिन्होंने टेलीविजन की दुनिया में ऐसा काम किया है जो मिसाल है, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। श्रीवर्धन त्रिवेदी जी ने जब से सनसनी कार्यक्रम शुरू किया, स्टार न्यूज होता था, तब से वो ऐसा टीवी में काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जो उनसे प्रभावित ना हुआ हो या जो उनको ना जानता हो। और उनका जो काम करने का, जो खबरों को प्रस्तुत करने का जो अंदाज है, वो वही मैं कह रहा हूं कि आपको भीड़ इतनी है, कंटेंट इतना ज्यादा है, जब एक जैसे कार्यक्रम क्राइम से रिलेटेड 10 चैनलों पर चल रहे हो तो आपका कार्यक्रम को कोई क्यों देखे। उसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया और जो चीजें इजाद की वक्त के साथ, मुझे ध्यान है उनके नाम एक रिकॉर्ड भी ये रहा कि उन्होंने सबसे लंबे समय तक नॉन स्टॉप कार्यक्रम किया, यानी उन्होंने छुट्टी तक नहीं ली कभी। परिवार में शादी, ब्याह, बीमारी, कोई और जरूरत होने पर भी उन्होंने कार्यक्रम किए, चाहे घर से रिकॉर्ड किए या कैसे किए, वो आप उनसे पूछिएगा या वो बताएंगे कि कैसे कोई 5 साल तक 20 साल तक नॉन स्टॉप हर दिन कार्यक्रम। ये कमिटमेंट और ये लगाव, ये प्यार अपने काम के प्रति, ये ड्यूटी नहीं है उनकी कि हर दिन आपको 7 दिन करना ही करना है। ये लगाव से आती है, पैशन से आती है ये चीज, उसके बगैर संभव नहीं है। वरना तो इनका शौक भी पूरा हो गया होगा, टीवी पे आने का, पहचान पाने का, नाम कमाने का, सब कुछ तो हो गया होगा, और जो संस्थान के साथ इनकी कमिटमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी 5 दिन 6 दिन काम करके। लेकिन अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो फिर आप वक्त निकाल पाएंगे उसके लिए। मैं थोड़ा सा जो डिजिटल युग है जो बदला है, उसमें जो पत्रकारिता है उसमें क्या क्या उसके फायदे हैं और क्या क्या उसके अंदर चुनौतियां हैं, लवलिन मैन ने बड़े संक्षेप में बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी भूमिका रखी कि कैसे आज की पत्रकारिता जो डिजिटल हो रही है उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और उसका एक पहलू आपके सामने जो डीप फेक के रूप में आ रहा है, वो सब चीजें भी रखी। वो बहुत एक अच्छा उनका परसेप्शन उन्होंने प्रेजेंट किया कि जो आम लोग हैं वो उसको कैसे देखते हैं, और या फिर जो दर्शक हैं उनके लिए उसकी क्या चिंताएं हैं। देखिए, सबसे पहले तो डिजिटल जो पत्रकारिता है उसको मैं 2 हिस्सों में अगर बांटूं, एक तो ये है कि जो कन्वेंशनल पत्रकारिता है हमारी, जो परंपरागत पत्रकारिता के माध्यम है, टीवी है, अखबार है, रेडियो है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना, कि वो अखबार भी छप रहा है, वो टीवी भी चल रहा है, वो रेडियो भी चल रहा है, या मैगजीन है, कोई भी तरीका है, वो वहां पर भी हो रहा है, लेकिन अब वो डिजिटल भी अपने आप को कर रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। एक हिस्सा तो ये, और दूसरा वो प्लेटफॉर्म या वो पत्रकारिता जो शुरुआत से लेकर
और पूर्ण रूप से डिजिटल ही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध है। वो उन्होंने जो हमारा पारंपरिक माध्यम है उसको नहीं छुआ है, सीधे वहीं पर है। अखबार आपके सामने, हर एक अखबार का ई पेपर और उसकी वेबसाइट आप सभी जानते हैं, वो टाइम पर अपडेट होती हैं, दिन में कई बार अपडेट होती हैं। जैसे मान लीजिए दैनिक जागरण है, भास्कर है, ट्रिब्यून है, अमर उजाला है, वो अखबार आपके पास सुबह एक बार आएगा, लेकिन उनकी वेबसाइट दिन में 10, 20, 50 बार अपडेट होती रहेगी। जैसे ही बड़ी खबर आएगी वहां पर पहले कुछ अखबारों ने बल्कि ये तरीका अपनाया कि पहले अखबार छप लेने देते हैं सुबह और उसके बाद फिर हम डिजिटल पे खबरें डालेंगे या वेबसाइट पे खबरें डालेंगे, क्योंकि अखबार की सर्कुलेशन का उनको खतरा दिखा था इससे। लेकिन अब सभी लोग इससे पीछे हट गए हैं और सभी ने खबरें, आज की खबर है तो आज के दिन ही अपडेट उसको ऑनलाइन करते हैं और अखबार में वो बाद में छपती रहती है। इसी तरीके से टीवी का माध्यम है, पहले सिर्फ टीवी आपको केबल के माध्यम से और डीटीएच के माध्यम से दिखता था, लेकिन अब आप टीवी को लाइव यूट्यूब पर भी या उनकी खुद का जो प्लेटफॉर्म हो उस पर भी, और उसके बाद में छोटे छोटे चंक, अगर एक बुलेटिन है, एक न्यूज है, उसके 2 मिनट के, 5 मिनट के, 30 सेकंड के, अब तो शॉर्ट्स भी बनाने लगे हैं, रील्स भी बनाने लगे हैं टीवी चैनल अपने कार्यक्रमों को और पॉपुलर करने के लिए और बढ़ाने के लिए। ये उनका डिजिटल रूप है। और तीसरा, चाहे रेडियो हो या मैगजीन्स हो, उनके सबके आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके संस्करण दिखते हैं। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है वो पत्रकारिता, जो पूर्ण रूप से डिजिटल ही है, जिसमें कई वेबसाइट्स हैं, कई यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स आपके सामने बड़े लोकप्रिय हैं। ऐसे ऐसे हैं कि जो लोग टीवी में काम किया 10 साल, 20 साल, 30 साल और वहां पर इतनी कामयाबी नहीं हासिल किया की भी, लेकिन जब अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया तो वहां पर उनको और ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, और ज्यादा उनको लोकप्रियता मिली और ज्यादा आजादी मिली काम करने की। ये यूट्यूब पे है और साथ में अलग प्लेटफॉर्म भी है, चाहे वो द लल्लन टॉप हो, द प्रिंट हो, द वायर हो, और कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से डिजिटल हैं और वो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही काम करते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है इस मीडियम की, वो है फास्ट इंफॉर्मेशन। आप सूचनाओं को बहुत जल्दी और तुरंत अपने जो आपके दर्शक हैं या पाठक हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर अभी कोई घटना घटी, आपके पास उसकी कंफर्म इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वीडियो है या फोटो है, तो आप अगले 1 मिनट में या 2 मिनट में, 5 मिनट में उसको अपने जो व्यूअर हैं, जो फॉलोअर हैं आपके, उन तक पहुंचा सकते हैं। ये इसकी एक ताकत है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा इसकी कमजोरी भी बनता है, कभी कभी गलती भी होती है इसकी वजह से। दूसरा है कि आप अपने कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं बार बार। एक अखबार में न्यूज छप गई या एक मैगजीन छप गई, उसके बाद उसमें अपडेट नहीं कर सकते, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, उसमें कोई गलती चली गई है या कोई आपको सुधार करना है या कोई नई सूचना आ गई है, ये उन माध्यमों में संभव नहीं है। या रेडियो पर अगर आपने कोई कार्यक्रम प्रसारित किया या खबर दी, उसके बाद आप उसको रेडियो पर तो अपडेट नहीं कर सकते, कम से कम जब तक अगला बुलेटिन या अगला संस्करण नहीं आता उसका। लेकिन वेबसाइट्स पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस बात की पूरी गुंजाइश है, पूरी सुविधा है कि आपने वेबसाइट पर जो न्यूज डाली, मान लीजिए कहीं कोई सड़क हादसा हुआ और आपके पास शुरुआती सूचना है कि उसमें इतनी कैजुअलिटी हुई या ये कारण थे दुर्घटना के, और बाद में आपके पास कोई नई सूचना जुड़ी, उसके अंदर कोई संख्या में बढ़ोतरी हो गई या कोई और पहलू सामने आया उसका, तो आप अपनी खबर में उसको अपडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से उसको आप, अगर आपकी सूचना या खबर पूरी तरीके से, कहीं कई बार होता है कि पूरी दिशा ही बदल गई या गलत थी, तो उसको आप हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा क्रूशियल पहलू है जो अखबारों में संभव नहीं है कि आपने, अखबारों में तो फिर उसका अगले दिन या कुछ दिन बाद उसका खंडन ही जारी छापना पड़ता है, लेकिन उसका जो असर है वो खत्म नहीं होता। आपको अपनी गलती के लिए खंडन या माफी छापनी पड़ती थी, वो आप इसमें कम से कम उसके साथ है कि उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर एक इसके साथ जो सुविधा मिलती है डिजिटल में, वो ये रहती है कि आप अपने कंटेंट में वैरायटी ला सकते हैं। बहुत सारी, अखबार है तो अखबार ही रहेगा, आपको वो छपा हुआ और पेपर के ऊपर ही दिखेगा। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, लेकिन अब चलो कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट में 2 वैरायटी तो आ गई उसके अंदर। टीवी है तो आपकी स्क्रीन पर रहेगा या वीडियो मीडियम में ही रहेगा, चाहे मोबाइल पर भी देखें आप उसको, वीडियो मीडियम में ही रहेगा। रेडियो है तो ऑडियो ही रहेगा। लेकिन डिजिटल पत्रकारिता अगर आप करेंगे और उसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे तो आप सारी चीजों को मिक्स कर सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में आगे हैं, थोड़ा सा उन्होंने शुरुआत की है कि आप वेबसाइट पर एक खबर देखते हैं, वेबसाइट पर खबर देख रहे हैं, उसके बीच में आपको फोटो दिखना एक आम बात है कि आपको बीच में उससे रिलेटेड फोटो दिख जाती है, लेकिन उसके साथ आप
थोड़ा आगे चलेंगे तो कोई छोटा सा वीडियो भी आपको वहीं पर दिखेगा। जैसे दैनिक भास्कर में मैं कई बार देखता हूँ, यहाँ पर भी ये खबर आप पढ़ रहे हैं, बीच में एक 10-20 सेकंड का विजुअल भी आ जाएगा खबर को ऊपर करते करते, वो आप देख के फिर आगे बढ़े, कुछ और चीजें आ गई। लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मैंने ऐसा देखा था जो इतना इंटरेक्टिव था कि आपने जो उन्होंने अगर 50 बातें लिखी हैं, उनमें से कौन सी बात को आप फोटो देखना चाहते हैं, कौन सी को नहीं देखना चाहते हैं, उसके ऊपर अपना स्क्रॉल लेकर जाएंगे, माउस लेकर जाएंगे तो उससे रिलेटेड फोटो आपको साइड में दिख जाएगी। अगर नहीं लेकर जाएंगे तो नहीं दिखेगी। या उससे संबंधित आंकड़ा है, मान लीजिए उन्होंने कोई बताया कि इस एजेंसी के इस शोध के अनुसार या इस साल में रिलीज किए गए डाटा के अनुसार ये सब चीजें हैं, 1 लाइन 2 लाइन लिख दी उन्होंने, आपने उसके ऊपर स्क्रॉल किया तो आपको साइड में उस एजेंसी की टेबल दिख जाएगी पूरी की पूरी। आप चाहें तो उस पर जा सकते हैं, उस एजेंसी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, तो URL के जरिए वो वहां तक ले जाते हैं। तो ये वैरायटी, इसमें और भी ज्यादा गुंजाइश है, और भी फीडबैक दे सकते हैं आप। नीचे आपने खबर पढ़ी, लास्ट में आपको कोई फीडबैक देना है, कमेंट देना है, पसंद करना है, नापसंद करना है, शेयर करना है, बहुत सारी चीजें डिजिटल में उपलब्ध हैं जो वैरायटी उसको देती है। उसके साथ ही उसकी एक एक्सेसिबिलिटी है कि उसको कौन कहां पर देख सकता है, पढ़ सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म सारे के सारे वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल हैं। आपने जींद की खबर जींद से बैठकर की, वो कोई कनाडा में बैठा हुआ आपका भाई भी पढ़ सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ सकता है, और उड़ीसा या कहीं छत्तीसगढ़ में भी पढ़ सकता है, जींद में भी पढ़ सकता है। एक तो ये एक्सेसिबिलिटी है, और दूसरी अलग अलग डिवाइसेस पर पढ़ सकता है, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, किसी और तरीके से, जहां पर भी वो ऑनलाइन अगर वो इंटरनेट को एक्सेसिबल कर सकता है, वहां पर सब जगह वो देख सकता है। ये इसकी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और साथ में जैसा कि आज का दिन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डिजिटल पत्रकारिता में जो आजादी है काम करने की, खबरों को रिपोर्ट करने की, वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। फ्रीडम काफी हद तक ज्यादा है। काफी लोग सिर्फ इस आधार पर अपना अच्छा काम कर पा रहे हैं क्योंकि उनको फ्रीडम मिली है। फ्रीडम सिर्फ कानूनी तौर पर या किसी और वजह से नहीं, फ्रीडम हर तरीके की है। एक तो फ्रीडम ये कि आपको कहीं जाने के लिए, कोई रिपोर्ट करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता था, वक्त निकालना पड़ता था, उस बात की फ्रीडम है। दूसरी फ्रीडम ये कि एक संस्थान का दबाव होता है, फिर कोई लीगल लिमिटेशंस भी होती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म में उन सब के रास्ते कुछ कुछ निकल आते हैं। और इससे ही जुड़ा हुआ एक चीज जो मैं अभी तुरंत सोच पा रहा हूँ, वो ये है कि ये फ्रीडम तो घर से बैठकर काम करने की भी है, बीच बीच में काम करने की भी है। ये सबसे ज्यादा काम आ सकती है हमारी बहनों के लिए, लड़कियों के लिए। जैसा कि इस संस्थान में, जैसे मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा संख्या लड़कियों की है, बड़ी संख्या में पत्रकारिता में लड़कियां आना चाहती हैं, तो ये फ्रीडम उनको कितनी ताकत दे सकती है कि आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, उनका काम सीखें और उनके लिए घर बैठ के काम करें, अपने घर की कोई जिम्मेदारी निभाते हुए, बिना किसी दूर के शहर में जाके काम किए हुए, घर से बैठकर करें। अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें आपको काफी सारी फ्रीडम अलग अलग तरीके की देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरा पहलू है जिस पर लवलीन जी कुछ चिंतित थी, वो ये भी है कि इससे जुड़ी हुई कोई कमियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत भी पैदा होती है। एक तो वही है कि अगर ये फास्ट मीडियम है तो फास्ट पहले ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए या सबसे पहले करने के लिए कई बार गलत इंफॉर्मेशन आ जाती है। दूसरी ये कि सनसनी थोड़ा सा ज्यादा पैदा करने के लिए, थोड़ा सा ऐसा करने के लिए कि आप लोगों की ज्यादा उसके अंदर उत्सुकता बढ़ाएं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उनकी जो कमाई का माध्यम है वो नंबर ऑफ व्यूज से है, कितने लोग उसको देखते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर जो सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए चीजों के अलग अलग ऐसे पहलू रखते हैं जो कि खबर में बड़े नहीं होते हैं, लेकिन लोगों के लिए उत्सुकतावश उनको दिखवा देते हैं, देख लेते हैं, व्यूज बढ़ जाते हैं। तो ये एक पहलू है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप इसको एक पॉजिटिव माने कि आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन भी है, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आप किसी ऐसे न्यूज ग्रुप से जुड़ गए व्हाट्सएप के, या किसी ने आपने किसी न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लिया, फॉलो कर लिया, और उसके नोटिफिकेशन आपके पास आए जा रहे हैं बार बार, या उसका मैसेज बार बार आया जा रहा है, या उसमें अपडेट बार बार आई जा रही है, तो ये किसी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए या स्टूडेंट्स के लिए एक डिस्ट्रैक्शन का कारण भी हो सकता है। और उसके साथ जो डीप फेक का जो मामला है और उसके जो अलग अलग रूप हैं कि प्लांटेड न्यूज या
थोड़ी फोर्ज न्यूज या फैब्रिकेटेड न्यूज, या आजकल तो बिल्कुल ऐसी भी है कि ऐसी खबरें मैंने मतलब देखी हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जैसे एक बड़ा थंबनेल मैं देखता हूं कई बार कि सोनिया गांधी अस्पताल में और राहुल गांधी रोते हुए बाहर निकले। ये थंबनेल बना हुआ है, रोते हुए बाहर निकले, और फिर आप उसको देखते हैं उत्सुकता की ये क्या डेवलपमेंट है, क्या खबर है। अब उसके अंदर कंटेंट ये है ही नहीं, कंटेंट तो पता नहीं कुछ और है, क्या है, या रोते हुए बाहर कहीं और से निकले थे, अस्पताल में वो हैं रोते हुए, क्या पता पार्टी कार्यालय से निकले हो, या लगा हो किसी देखने वाले ने कहा कि एक व्यक्ति ने बताया कि हाँ उनकी आंखें नम थी, पता नहीं कब 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल पहले, लेकिन वो चल रहा है, उसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, यूट्यूब पर उसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं ऐसी खबरों के। तो ये एक अलग अलग इसके चैलेंजेस हैं जिनसे मुझे लगता है कि जो अच्छी पत्रकारिता करेंगे वो इनसे भी थोड़ा सा इसको निजात दिलाएंगे या इसमें सुधार करेंगे। बाकी जो और पहलू हैं इससे जुड़े हुए वो आप जब इसमें काम करने के लिए उतरेंगे तो जरूर आपके सामने आएंगे और आप उनको एक्सप्लोर भी करेंगे। जैसे मुझे अभी आते टाइम वाइस चांसलर साहब ने बताया कि एक छात्र जो आपके बीच का है वो डिपार्टमेंट के अंदर ही, यूनिवर्सिटी के अंदर ही फोटोग्राफी का काम साथ साथ कर लेता है और दूसरे कामों में सहयोग करते हैं। उसी तरीके से आप जो बाकी स्टूडेंट हैं, मैं ये मानता हूँ कि कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ के, कोई अपनी रुचि के अनुसार किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसी रूप में, या जो यहाँ आपके जिले में पत्रकार हैं उनके साथ किसी रूप में, ताकि आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले, फर्स्ट हैंड आपको उसका एक्सपीरियंस मिले, जो चीज़ों को आप समझ सकते हैं वो चीज़ें आए। बाकी जो डिजिटल पत्रकारिता है वो भविष्य है, ये इसमें कोई शक नहीं है। हर लिहाज से जो बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म है वो भी डिजिटल होता जा रहा है। जो दुनिया का सबसे बड़ा, हम जिसको संस्थान कहते हैं पत्रकारिता का, बीबीसी, उसने, मुझे ध्यान है, बीबीसी जो सालों से लोग हमेशा सुनते आ रहे थे, वो रेडियो पर सुनते थे हमारे देश में सब जगह। उन्होंने शायद 2 साल पहले रेडियो का अपना जो ब्रॉडकास्ट है वो बंद कर दिया। अब भारत में रेडियो पर बीबीसी सुनाई नहीं देता है, सिर्फ वेबसाइट है उनकी। तो और ऐसे संस्थान जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनली स्ट्रांग होते हैं, वो ऐसा चेंज बहुत देर से अडॉप्ट करते हैं। उनके अंदर ऐसा बदलाव आने में बहुत वक्त लगता है। तो आप मान लीजिए अगर बीबीसी ने भी इस चेंज को अडॉप्ट कर लिया है तो फिर इसका रास्ता नहीं है। अब तो हर चीज जो है वो डिजिटल ही होनी है, प्लेटफॉर्म्स। और मैं एक यूनिवर्सिटी का देख रहा था कल, जैसे हम देखते हैं कि वेबसाइट देखते हैं यूनिवर्सिटी की, या कोई ऐप भी होती है कई बार, लेकिन एक यूनिवर्सिटी ने अपने पूरे कैंपस का जो व्यू है, जो मैप है, वो सारा का सारा एक जगह एक ऐप पर लगा रखा है। उसमें आप उसको बढ़ाते जाइए, आगे करते जाइए। ये नहीं कि आपको अलग अलग फोटोज देखनी है, आप जहां जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहें उसके अंदर जाते जाते उस डिपार्टमेंट में चले जाइए। थोड़ा आप जैसे गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम जो लोग बच्चे खेलते हैं, कि आप वीडियो गेम में अपनी मर्जी से आगे चले गए, पीछे आ गए, दाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ गए, वैसे आप यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, ऑडिटोरियम देखिए, डिपार्टमेंट में जाइए, फ्लोर चढ़ जाइए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उसके अंदर आपको स्टेयर चढ़ते हुए दिखेंगे। आप ऊपर जा रहे हैं, मुड़ गए, ऊपर चले गए। तो कितना ज्यादा डिजिटल के अंदर गुंजाइश है काम करने की, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। और हमारे संस्थान उसके लिए तैयार करें अपने बच्चों को, और बच्चों के अंदर वैसी समझ कम से कम पैदा हो कि इतनी गुंजाइश है। ये मैं चाहूंगा कि हमारे डिपार्टमेंट भी इन पर थोड़ा सा काम करें। एक चीज मैं पिछली बार भी जब आया था कि बच्चे जब 3 साल ग्रेजुएशन में या 2 साल मास्टर डिग्री में लगाते हैं तो बहुत सारा एकेडमिक पाठ्यक्रम अपना पढ़ते रहते हैं, और उसके साथ कुछ थोड़ी सी बातें, कभी कभी कोई प्रोजेक्ट बना लिया या कुछ कर लिया पत्रकारिता से जुड़ा हुआ, लेकिन उन सारी चीजों का बेस है लिखना और टाइपिंग। आपको टाइपिंग हिंदी की और इंग्लिश की दोनों अपने कोर्स के दौरान ही आ जानी चाहिए, क्योंकि उसका जो पहला पड़ाव है आपका संस्थान से निकलते ही, वो है आपकी इंटर्नशिप या एक शुरुआती जॉब ट्रेनिंग के तौर पे। वहां पर अगर आपको टाइपिंग आती है तो आपके चांस एकदम से, मैं कह रहा हूँ 50% के उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप अशोक कौशिक जी से भी पूछिएगा और
त्रिवेदी जी भी इसमें बात बता देंगे कि अगर इनके सामने 10 बच्चे आते हैं इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए, और उनमें से किसी एक को, दो को कहता है कि मुझे अभी बैठाओ, मैं अभी टाइपिंग करके देता हूँ आपको, एकदम से इनकी उसके साथ जुड़ाव होता है कि हाँ ये तो कल से या परसों से काम भी स्टार्ट कर देगा। ये आप इस मौके को मत चूकिए। जो तकनीकी पहलू है पत्रकारिता के वो भी सीखिए, लेकिन जो बेसिक है लिखना, अच्छा लिखना, और उसके साथ उसको लिखना कंप्यूटर पर लिखना, वो आप कोर्स के दौरान ही कर लीजिए। आप सभी को मेरी फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की, और ऐसे अवसर आपके यहाँ और होते रहें। इस हिसाब से मैं आग्रह करूंगा कि वो ऐसे कार्यक्रम आयोजन जरूर करते रहें, ताकि हम जैसे लोगों को आपके बीच में आने का मौका मिलता रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।